कहानी 1989 से शुरू होती है। डॉक्टर हंग पिम एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पिम पार्टिकल्स और पहला एंटमैन सूट बनाया था। इस सूट की मदद से इंसान चींटी जितना छोटा हो सकता था, लेकिन उसकी ताकत वैसे ही रहती थी। हैंक जानता था कि ये तकनीक कितनी खतरनाक है, इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि इसका फॉर्मूला गलत हाथों में जाए। लेकिन हावर्ड स्टार्क और हाइड्रा का एजेंट मिचेल इस तकनीक को दोबारा बनाना चाहते थे। जब हैंक को इसका पता चलता है तो वो गुस्से में मिचेल की नाक तोड़ देता है और शील्ड छोड़कर चला जाता है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात स्कॉट लैंग से होती है, जो 3 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आता है। स्कॉट कोई बुरा इंसान नहीं था। उसने विस्टा कॉर्प नाम की कंपनी का घोटाला पकड़कर ग्राहकों के पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन कानून की नजर में वो अपराधी बन गया। जेल के बाहर उसका दोस्त लुई उसका इंतजार कर रहा होता है। वो स्कॉट को एक बड़े काम का ऑफर देता है, लेकिन स्कॉट मना कर देता है। अब वो अपनी बेटी कैसी के लिए ईमानदार जिंदगी जीना चाहता था। स्कॉट नकली नाम से बास्किन रॉबिन्स में नौकरी कर लेता है, लेकिन उसका अतीत सामने आते ही उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मजबूर होकर वो लुई के पास लौटता है, जहां उसकी मुलाकात कर्ट और डेव से होती है। ये लोग स्कॉट को एक नई चोरी में शामिल होने को कहते हैं, लेकिन स्कॉट फिर भी मना कर देता है। दूसरी तरफ हैंक पिम अपनी पुरानी कंपनी पिम टेक्नोलॉजीज पहुंचता है, जिस पर अब उसका शिष्य डैरन क्रॉस राज कर रहा था। हैंक की बेटी होप भी वहीं काम करती थी। डैरन एक नई खोज दिखाता है। उसने एंटमैन जैसा ही एक सूट बना लिया था, जिसका नाम येलो जैकेट था। उसका दावा था कि इससे दुनिया में शांति लाई जा सकती है, लेकिन हैंक जानता था कि ये तकनीक हथियार बन सकती है। फिर उसे पता चलता है कि डैरन ये तकनीक मिचेल और उसकी खतरनाक संस्था को बेचने वाला है। अब हैंक और होप फैसला करते हैं कि येलो जैकेट प्रोजेक्ट को खत्म करना ही होगा। होप खुद मिशन पर जाने की बात कहती है, लेकिन हैंक मना कर देता है, क्योंकि उसने इसके लिए किसी और को चुन लिया था। उधर स्कॉट अपनी बेटी कैसी की बर्थडे पार्टी में पहुंचता है। कैसी अपने पिता को देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन स्कॉट की एक्स वाइफ मैगी उसे याद दिलाती है कि अगर उसे अपनी बेटी की जिंदगी में रहना है तो पहले उसे अपनी जिंदगी संभालनी होगी। स्कॉट कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कंपनी एक एक्स कॉन्विक्ट को नौकरी नहीं देना चाहती। आखिरकार हार कर वो लुई से उस चोरी के बारे में पूछता है। लुई बताता है कि एक बूढ़े आदमी के घर में बड़ा सा वॉल्ट है, जिसमें ढेरों पैसे रखे हैं। स्कॉट मजबूरी में तैयार हो जाता है। रात को पूरी टीम उस आलीशान घर में घुस जाती है। स्कॉट सुरक्षा के कई स्तर पार करके वॉल्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन वॉल्ट खोलने पर उसे पैसे नहीं मिलते। अंदर सिर्फ एक अजीब सा सूट रखा होता है। स्कॉट उसे उठाकर घर ले आता है। उसे नहीं पता था कि ये सूट हैंक पिम का एंटमैन सूट है। असल में हैंक शुरू से उसे देख रहा था। ये कोई चोरी नहीं, बल्कि स्कॉट का टेस्ट था। हैंक पहले ही तय कर चुका था कि स्कॉट ही अगला एंटमैन बनेगा। उधर डैरन लगातार पिम फॉर्मूला पर प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसके सारे टेस्ट फेल हो रहे थे। कई जानवर मर चुके थे, फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था। घर पहुंचकर स्कॉट जिज्ञासा में वो सूट पहन लेता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, वो सिकुड़कर चींटी जितना छोटा हो जाता है। घबराया हुआ स्कॉट इधर उधर भटकने लगता है। तभी सूट के अंदर से हैंक पिम की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा परीक्षण शुरू हो चुका है। काफी मुश्किलों के बाद स्कॉट दोबारा सामान्य आकार में लौट आता है। डर के मारे वो उसी रात सूट वापस करने पहुंच जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। थाने में उससे मिलने एक वकील आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हैंक पिम होता है। हैंक उसे बताता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। फिर वो स्कॉट को 2 रास्ते देता है, या तो फिर से जेल जाओ, या वो सूट पहनकर वही हीरो बनो जैसा तुम्हारी बेटी तुम्हें समझती है। तभी हैंक खुलासा करता है कि पूरी चोरी की योजना उसी ने बनाई थी। हैंक खुलासा करता है कि पूरी चोरी उसी की योजना थी। उसने जानबूझकर स्कॉट को सूट चुराने दिया था। यहाँ तक कि लुई के रिश्तेदार तक पहुंची कहानी भी हैंक ने ही फैलवाई थी। उसका मानना था कि इस मिशन को पूरा करने वाला सिर्फ स्कॉट ही हो सकता है। काफी सोचने के बाद स्कॉट ऑफर स्वीकार कर लेता है। तभी चींटियों का एक झुंड उसके पास एंटमैन सूट पहुंचाता है। सूट पहनकर स्कॉट सिकुड़ जाता है और आसानी से जेल से भाग निकलता है। गार्ड्स कुछ समझ ही नहीं पाते। इसके बाद हैंक उसकी मुलाकात उसकी नई टीम से करवाता है, चींटियों की सेना से। शुरुआत में स्कॉट घबरा जाता है, लेकिन हैंक बताता है कि इन चींटियों को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर वो स्कॉट को उड़ने वाली चींटी पर बैठाकर पहली उड़ान करवाता है, लेकिन स्कॉट तुरंत बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो हैंक के घर में होता है। वहाँ हर तरफ चींटियां काम करती नजर आती हैं। स्कॉट हैरान होकर पूछता है कि ये सब कैसे संभव है। तब हैंक बताता है कि चींटियां अपनी ताकत से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं और एक परफेक्ट समाज की तरह काम करती हैं। एक खास डिवाइस की मदद से वो उन्हें नियंत्रित करता है। इसके बाद हैंक उसे घर के नीचे बने गुप्त लैब में ले जाता है और पूरी सच्चाई बताता है। वर्षों पहले उसने पिम पार्टिकल्स की खोज की थी, जिससे एंटमैन सूट बना, लेकिन ये तकनीक इतनी
खतरनाक थी कि उसने इसे दुनिया से छिपा कर रखा। इसी दौरान उसने डैरन क्रॉस को अपना सहायक बनाया था। डैरन बेहद होशियार था, लेकिन धीरे धीरे वो पिम पार्टिकल्स के पीछे पागल हो गया। जब हैंक ने उसे राज बताने से मना किया तो उसने हैंक को उसकी ही कंपनी से बाहर कर दिया। अब डैरन येलो जैकेट सूट को पूरा करने के बेहद करीब था। हैंक मिशन समझाता है, उन्हें पिम टेक्नोलॉजीज में घुसकर डैरन का सारा रिसर्च डेटा नष्ट करना है और येलो जैकेट को खत्म करना है। स्कॉट मजाक में एवेंजर्स को बुलाने की बात करता है, लेकिन हैंक साफ मना कर देता है। आखिरकार स्कॉट मिशन के लिए तैयार हो जाता है। उधर डैरन पहली बार अपने फॉर्मूले से एक जीवित प्राणी को सफलतापूर्वक सिकोड़ देता है। अब उसका प्रोजेक्ट सच में काम करने लगा था। इसके बाद स्कॉट की ट्रेनिंग शुरू होती है। वो सूट को नियंत्रित करना, छोटा बड़ा होना और लड़ना सीखता है। एक दिन वो सूट के रेगुलेटर के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन हैंक तुरंत उसे रोक देता है। वो बताता है कि अगर रेगुलेटर खराब हो गया तो स्कॉट परमाणुओं से भी छोटा होकर क्वांटम रियल में फंस सकता है, एक ऐसी जगह जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। अब स्कॉट को एहसास होता है कि ये सूट जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी है। होप उसे लड़ाई की ट्रेनिंग देती है, जबकि हैंक अलग अलग चींटियों से परिचय करवाता है। कुछ चींटियां हमला करती हैं, कुछ उड़ने के काम आती हैं और कुछ निर्माण करने में मदद करती हैं। फिर स्कॉट को चींटियों को नियंत्रित करना सिखाया जाता है, लेकिन वो बार बार असफल हो जाता है। ये देखकर होप नाराज हो जाती है। उसका कहना था कि ये मिशन उसे खुद करना चाहिए। इसी बात पर हैंक और होप के बीच फिर बहस हो जाती है। बाद में स्कॉट होप से बात करता है। तब होप अपने अतीत का दर्द साझा करती है। वो बताती है कि उसकी माँ के गायब होने के बाद हैंक उससे दूर हो गया था और उसने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। स्कॉट उसे समझाने की कोशिश करता है कि हैंक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उसे खोने से डरता है। फिर स्कॉट भी अपनी बेटी कैसी के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा है। होप उसे सलाह देती है कि अगर वो चींटियों को नियंत्रित करना चाहता है तो उसे अपने सबसे मजबूत भाव पर ध्यान देना होगा। स्कॉट अपनी आंखें बंद करता है और कैसी के बारे में सोचता है। इस बार चींटियां उसकी बात मान लेती हैं। उसी दौरान हैंक पहली बार होप को उसकी मां जेनेट की सच्चाई बताता है। 1987 में एक परमाणु मिसाइल को रोकने के लिए जेनेट को क्वांटम रियल में जाना पड़ा था। उसने दुनिया को बचा लिया, लेकिन खुद कभी वापस नहीं लौट सकी। तभी से हैंक उसे वापस लाने का तरीका खोज रहा था। सच्चाई जानने के बाद होप अपने पिता को समझ पाती है और दोनों के रिश्ते सुधरने लगते हैं। वहीं स्कॉट भी लगातार बेहतर होता जाता है। अब वो एंटमैन सूट को पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह नियंत्रित कर सकता था। यहाँ तक कि उसने अपनी पसंदीदा उड़ने वाली चींटी का नाम भी रख दिया था। मिशन से पहले हैंक स्कॉट को 2 खास डिस्क देता है। लाल डिस्क किसी भी चीज को छोटा कर सकती थी, जबकि नीली डिस्क उसे बड़ा बना सकती थी। इसके बाद हैंक प्लान का आखिरी हिस्सा बताता है। डैरन की सिक्योरिटी तोड़ने के लिए उन्हें एक खास सिग्नल डिवाइस चाहिए था, जो कभी शील्ड के समय बनाया गया था, लेकिन वो डिवाइस अब न्यूयॉर्क की एक पुरानी स्टार्क फैसिलिटी में रखा था। स्कॉट वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि अब वहां एवेंजर्स फैसिलिटी खड़ी है। हैंक तुरंत मिशन रद्द करने को कहता है, लेकिन स्कॉट खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं था। तभी उसकी मुलाकात फैल्कन से हो जाती है। स्कॉट खुद को एंटमैन बताता है, लेकिन फैल्कन ने उसका नाम तक नहीं सुना था। कुछ ही देर में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कॉट बार बार अपना आकार बदलकर फैल्कन को परेशान करता है। आखिरकार वो फैसिलिटी में घुसकर सिग्नल डिवाइस चुरा लेता है और फैल्कन के सूट को अंदर से खराब करके वहां से निकल जाता है। वापस लौटने पर हैंक बेहद खुश होता है। अब उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सब कुछ था। स्कॉट, लुइस, कर्ट और डेव को भी मिशन में शामिल कर लेता है। उनका काम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करना था। जल्द ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है। लुइस सिक्योरिटी गार्ड बनकर पिम टेक्नोलॉजीज में घुस जाता है और प्लान के मुताबिक पानी का दबाव कम कर देता है। उधर स्कॉट अपनी चींटियों की मदद से कंपनी के सर्वर तक पहुंच जाता है। इसी बीच डैरन, हैंक और होप को येलो जैकेट लैब दिखाता है और अपनी सफलता पर घमंड करता है। तभी मिचेल भी येलो जैकेट खरीदने पहुंच जाता है। डैरन साफ कह देता है कि वो ये तकनीक हाइड्रा को बेचने वाला है। ये सुनते ही हैंक उसके चेहरे पर घूंसा मार देता है। उसी समय स्कॉट सर्वर सिस्टम को नष्ट कर देता है और पिम टेक्नोलॉजीज का पूरा रिसर्च डेटा मिट जाता है। इसके बाद वो पार्टिकल चेंबर में पहुंचकर कई जगह विस्फोटक लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो येलो जैकेट सूट चुराने की कोशिश करता है, डैरन उसे पकड़ लेता है। असल में डैरन को उनकी पूरी योजना पहले से पता थी। वो हैंक को बताता है कि अब येलो जैकेट बिक चुका है। तभी स्कॉट अपनी विशेष डिस्क का इस्तेमाल करके कैद से बाहर निकल आता है और डैरन के गार्ड्स को हराना शुरू कर देता है। लड़ाई के दौरान
डैरन हैंक के कंधे में गोली मार देता है। होप अपने पिता की हालत देखकर घबरा जाती है। फिर डैरन येलो जैकेट सूट लेकर भाग जाता है, जबकि मिचेल पिम फॉर्मूला चुरा लेता है। स्कॉट तुरंत उसके पीछे निकल पड़ता है। उधर लुइस पूरी बिल्डिंग खाली करवाने में लग जाता है, क्योंकि विस्फोट कभी भी हो सकता था। तभी हैंक अपना एक और राज खोलता है। वो वर्षों पहले छोटा किया हुआ असली टैंक वापस सामान्य आकार में लाकर होप के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ डैरन हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। एंटमैन उसका पीछा करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक गोली एंथोनी को लग जाती है। स्कॉट की सबसे भरोसेमंद चींटी वहीं मर जाती है। एंथोनी की मौत स्कॉट को गुस्से से भर देती है। कुछ ही पलों बाद विस्फोट होता है और पूरी पिम टेक्नोलॉजीज बिल्डिंग ढह जाती है। हैंक की सालों की मेहनत पल भर में खत्म हो जाती है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। डैरन येलो जैकेट सूट पहन लेता है और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब दोनों के बीच अंतिम मुकाबला शुरू होता है। लड़ते लड़ते वे हेलीकॉप्टर से गिरकर एक स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं। डैरन वहां से निकलकर आसपास के लोगों पर हमला करने लगता है। स्कॉट उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे एक बग जैपर से टकरा देता है। कुछ देर के लिए लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी ऑफिसर जिम पैक्सटन और उसकी पार्टनर गेल वहां पहुंच जाते हैं। वे स्कॉट को जेल से भागा हुआ अपराधी समझते हैं। स्कॉट उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते और उसे टेजर मारकर बेहोश कर देते हैं। उधर डैरन अभी भी जिंदा था। बगले की आग में वो सीधे कैसी के घर पहुंच जाता है और उसे बंधक बना लेता है। जब जिम को इस हमले की खबर मिलती है तो वो स्कॉट को पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय घर पहुंचाता है। स्कॉट तुरंत एंटमैन सूट पहनकर कैसी को बचाने निकल पड़ता है। अब असली अंतिम लड़ाई कैसी के कमरे में शुरू होती है। दोनों इतने छोटे थे कि खिलौने भी युद्ध का मैदान बन गए थे। खिलौना ट्रेनें विशाल मशीनों जैसी लग रही थी और कमरे की हर चीज एक खतरनाक बाधा बन चुकी थी। स्कॉट अपनी चींटियों और विशेष डिस्क का इस्तेमाल करता है। एक डिस्क गलती से एक चींटी पर लग जाती है, जो विशाल आकार की हो जाती है। दूसरी डिस्क कैसी की खिलौना ट्रेन पर लगती है और वो असली ट्रेन जितनी बड़ी हो जाती है। ये देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। लड़ाई के दौरान डैरन, कैसी और जिम दोनों पर हमला कर देता है। तब स्कॉट समझ जाता है कि उसे एक बड़ा जोखिम उठाना होगा। वो येलो जैकेट सूट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। आखिरकार वो सेफ्टी रेगुलेटर बंद कर देता है और परमाणुओं से भी छोटा होकर क्वांटम रियल में प्रवेश कर जाता है। वहीं से वो डैरन के सूट के अंदर पहुंचकर उसके पूरे सिस्टम को नष्ट कर देता है। येलो जैकेट आखिरकार हार जाता है, लेकिन इसकी कीमत स्कॉट को खुद चुकानी पड़ती है। वो क्वांटम रियल में फंस जाता है, जहां समय और जगह के नियम काम नहीं करते। सबको लगता है कि स्कॉट हमेशा के लिए खो गया, लेकिन तभी उसे कैसी की आवाज सुनाई देती है। अपनी बेटी के लिए उसका प्यार उसे हार मानने नहीं देता। वापस लौटने की उम्मीद में स्कॉट अपने रेगुलेटर को बदलता है और उसके अंदर एनलार्जमेंट डिस्क लगा देता है। अचानक स्कॉट का प्लान काम कर जाता है। सूट दोबारा सक्रिय हो जाता है और स्कॉट किसी तरह क्वांटम रेल्म से बाहर निकल आता है। घर लौटते ही कैसी अपने पिता को जिंदा देखकर खुशी से भर जाती है। सब कुछ शांत होने के बाद हैंक स्कॉट से एक सवाल पूछता है, तुम क्वांटम रेल्म से वापस कैसे आए? लेकिन स्कॉट के पास कोई जवाब नहीं होता। उसे वहां की ज्यादा बातें याद ही नहीं थी। फिर भी हैंक के मन में एक नई उम्मीद जागती है। अगर स्कॉट वापस आ सकता है तो शायद जेनेट भी अभी जिंदा हो। कुछ समय बाद होप स्कॉट को बाहर छोड़ने आती है। साथ बिताए गए समय ने दोनों को करीब ला दिया था और आखिरकार वे एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन तभी हैंक उन्हें देख लेता है। वो हैरानी से पूछता है, ये कब हुआ? स्कॉट जवाब देने की बजाय चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसके बाद स्कॉट मैगी और जिम के साथ डिनर करता है। अब जिम ने उसे माफ कर दिया था। वो बताता है कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉट कभी जेल से भागा ही नहीं था। कैमरे में खराबी आ गई थी और उसे कानूनी तौर पर रिहा कर दिया गया था। ये सुनकर स्कॉट राहत की सांस लेता है। उधर कैसी ने लड़ाई के दौरान विशाल हुई चींटी को अपना नया पालतू बना लिया था और अब वो उसकी देखभाल कर रही थी। कुछ दिन बाद स्कॉट को लुइस का फोन आता है। लुइस अपनी आदत के मुताबिक एक नई कहानी सुनाता है। उसके मुताबिक फैल्कन नाम का एक एवेंजर स्कॉट को ढूंढ रहा था। ये सुनकर स्कॉट थोड़ा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक एवेंजर उसे क्यों तलाश रहा है। इसी बीच हैंक होप को एक गुप्त कमरे में ले जाता है। वो उसे एक नया और बेहद उन्नत सूट दिखाता है। हैंक बताता है कि उसने और जैनेट ने सालों पहले मिलकर इसे डिजाइन किया था, लेकिन जैनेट इसे पहनने से पहले ही गायब हो गई। फिर हैंक मुस्कुराकर कहता है, शायद हम ये सूट जैनेट के लिए नहीं बना रहे थे, शायद ये हमेशा से तुम्हारे लिए था। होप खुशी से मुस्कुरा उठती है। अब उसकी भी एक सुपर हीरो बनने की शुरुआत होने वाली थी। एक साल
बाद स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन बकी को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन सोकोविया अकॉर्ड्स की वजह से वे टोनी स्टार्क से मदद नहीं मांग सकते थे। तभी सैम को एक खास इंसान याद आता है। वो स्टीव से कहता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्कॉट लैंग था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। देखना है दूसरा पार्ट तो कमेंट करें, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें बहुत ही शानदार वीडियोस देखने को मिलेंगी।